मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, ठीक। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ डिफरेंट पोजीशन है वहाँ पे ब्रोमीन लगाओ। तो पहला काम तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, पहले पूछा गया था, और बाकी नीट के क्वेश्चन तो कल ही करा दिए थे, ठीक। तो ये हमने होमवर्क दिया था, कोई बात नहीं। अब जितने देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है या नहीं? ये CH2 और ये CH2 सेम है, पर बेटा ये मिथाइल सेम नहीं है, ये अलग है। और ये सेंटर और ये सेंटर अलग है। तो तुम्हारे पास एक सेंटर, दो सेंटर, तीन, चार डिफरेंट सेंटर होंगे। तो लगाओ BR। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है भाई। अगर अच्छे सवाल आए तो फिर आप पहले बच्चों स्ट्रक्चर बनाओ, और क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर तुमसे केवल स्ट्रक्चरल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव पूछे गए तो भाई तुम्हारे सामने आंसर जा रहा है ना, 4 बनेंगे। थोड़ा गेस कर सकते हो, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने बनेंगे। अब तुम बताओ BR अगर यहाँ लगाए हो, अगर यहाँ लगा दोगे तो सेम नहीं बन जाएगा? तो आप रिपीट क्यों करोगे? अगर रिपीट हो भी गया तो IUPAC नेम लिख के देख लो। CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब एक बार यहाँ लगा दो, तो यहाँ तो हो गया है। अब यहाँ लगाओगे, ये दोनों सेम थे ना ये। तो देखिए मेरे बच्चों, 4 तो ये सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कितने बने बताओ? 4 ही तो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनेंगे। जब मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आपने बना लिया तो अभी तुम्हारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब स्टीरियो आइसोमर देखना है, क्योंकि अगर डिफरेंट मोनोब्रोमो डेरिवेटिव पूछा है उन्होंने तो उसमें ये तो नहीं कहा कि आप स्ट्रक्चर ही बनाइए केवल, फिर तो आपको स्टीरियो भी बनाना है। तो इसलिए मेरे बच्चों पहले आप चेक करो कायरल सेंटर। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर है कि नहीं? इसमें 2 हैं कायरल सेंटर। तो अब देखो एक कायरल सेंटर है तो 2, ठीक। 2 कायरल सेंटर नॉट डिविजिबल। सुनिए, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं तो भाई फार्मूले अलग अलग हैं, नॉट डिविजिबल। तो इसमें 2 की पावर 2, 4 स्टीरियो आइसोमर, समझे? तो ये तो 2 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए? 8। 2 4 2 6 2 8। तो कल हम तुम्हारे 2 तमाचा मार देते हैं कि तुमको हमने पूरे टाइम दिया था कि घर से लगाओ पूरा। तो अब तुम तुरंत 10 ही मिनट में आए। तो अरे तो कूल होके आराम। इन सब सवालों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होगी, नहीं तो फिर ऐसे सवाल सही नहीं होंगे, समझे? आंसर 8। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कि when 3-methyl pentane is brominated then how many stereoisomers are generated? तो भाई तुम्हारे सामने 6 हैं, स्टीरियोआइसोमर तो 6 ही हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ एनंसियोमर? तो 3 हो गए। अब जैसा सवाल पूछा जाए, ठीक, समझे? दूसरा क्वेश्चन देखो ये दिया था। अब देखिए, अभी 2 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। जिन बच्चों ने कल नहीं किया है या कल एब्सेंट थे, तो एक बार तुम्हारे लिए मौका है। तुम जैसे ये है, अब तुम लोग बनाओ, अपने आप बनाओ, ठीक। देखो सबसे पहला तरीका कि जहाँ जहाँ डिफरेंट हाइड्रोजन है, ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ Cl लगा दो। एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ Cl लगा दो। एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ लगा दो। इधर वाली पोजीशन तो ये सेम ही हो जाए। तो पहले स्ट्रक्चर बना डालो, फिर तुम सब में कायरल सेंटर चेक करो,
और बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है पटेल, तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी हो सकती, वो तुम चेक करो। तो ये तुम बनाओ, तुमको एक दिन का टाइम और दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जिन लोगों ने कल नहीं अटेंड किया तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। जैसे ब्यूटेन है, एक बार फिर बता देते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सवाल। जैसे ब्यूटेन, और हाँ तुमसे इसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो रेडिकल जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। जैसे प्रोपेन, ये कल का हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं छोटा हल्का सा। जैसे तुमसे कहा जाए कि प्रोपेन का सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन और रेडिकल की स्टेबिलिटी, आप जो है नोट कर लेना कॉपी से, क्योंकि कल शायद वीडियो नहीं बन पाया है, ठीक। तो आप देखो रेडिकल की स्टेबिलिटी तुमको पढ़ाया है, वो आप देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर मोनोक्लोरिनेशन करें, मतलब एक ही क्लोरीन लगाएं, तो मेरे बच्चों पहली बात तो तुमको ये ध्यान देना है, सनलाइट लिया गया तो फ्री रेडिकल जनरेशन, ये शायद हम तो आपको दीपावली पहले ही बता चुके थे कि फ्री रेडिकल की 4-5 कंडीशन है। तो यहाँ H रेडिकल बनेगा और Cl लगा दोगे तो ये बन जाएगा, और इसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे क्योंकि HCl भी तो बन रहा है। तो रेडिकल को रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, Cl के 2 रेडिकल बन गए, और इसमें यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये रेडिकल प्लस H रेडिकल, और अगर मेरे बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये बना और प्लस H रेडिकल। तो देखो हम रिपीट कर दे रहे हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा रेडिकल ही बनेंगे, ठीक। तो अब तुम बताओ प्रोपेन का अगर मोनोक्लोरिनेशन करें, क्योंकि रेडिकल रिएक्शन वायलेंट होती, मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब हो सकता है। मीथेन का हेलोजिनेशन हमने पढ़ा था इसलिए था, तो उसमें देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तक बनता है, नहीं बनता है। लेकिन जो कंपटीशन में सवाल आते हैं इस तरह के, तो अब आप देखो प्लस HCl तो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो, अब इसमें 2 सवाल तुमसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल तो ये है कि जब प्रोपेन का क्लोरिनेशन करेंगे तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, तो तुम्हारे सामने कितने बन रहे हैं, 2। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि व्हिच मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज़ मैक्सिमम। तो बच्चा इसका आंसर बहुत आसान है, जिसका रेडिकल स्टेबल होगा भाई, इंटरमीडिएट जिसका स्टेबल होगा। और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, 2 डिफरेंट रेडिकल बन रहे हैं। तो बताओ प्रोपाइल ज़्यादा स्टेबल होगा या सेकेंडरी प्रोपाइल? प्राइमरी से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंडरी प्रोपाइल इज मोर स्टेबल, है ना। तो देयरफॉर 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मैक्सिमम, और ये माइनर, ठीक। ये है। अब जब ब्यूटेन का तुमसे कहा जाए, देखो ज़रा, ये तुम्हारे यहाँ बहुत पहले यूपी PMT में क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी मोनोक्लोर डेरिवेटिव आर ऑब्टेन्ड व्हेन N ब्यूटेन इज क्लोरिनेटेड। तो बहुत आसान है, देखो अब आप बताओ कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा सकते हो। पहले स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, कहाँ कहाँ लगा सकते हो बताओ। यहाँ लगा सकते हो तो 1 क्लोरोब्यूटेन। अब मैक्सिमम तुम रेडिकल बना के चेक करना, ठीक। और बताओ यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा, 2 क्लोरो। अच्छा, क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? लेकिन मेरे बच्चों अभी तुम्हारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि अल्टरनेटिव में 3 और 90% लड़कों ने यूपी PMT तो इतना भी नहीं पढ़ते थे लड़के, तो 2 लिखा है आंसर, तो गलत। अल्टरनेटिव में 3 भी दिया था, तो यहाँ कायरल सेंटर, तो कितने बन जाएंगे, 3। समझे? फिर कॉपी से आप निकाल लेना, और भी हमने सवाल करना है वो लिख लेना, ठीक। तुमको हमने बिल्कुल स्ट्रेटजी बता दी, जैसे यही था सवाल, ये तो लास्ट के क्वेश्चन है ना। फिर हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया था, वो सवाल नीट में बहुत बार पूछा गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन किसका क्लोरिनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे। तो बच्चों पहले तुमको घबराने नहीं है, तुमको पहले स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ये दिमाग में रखना है
कि अगर उन्होंने खाली इतना लिखा कि हाउ मेनी मोनोक्लोर डेरिवेटिव, तो तुमको स्टीरो आइसोमर काउंट करने हैं। या तो भैया अल्टरनेटिव में ही 6 न दिए जाए तो बात अलग है, नहीं तो काउंट करने हैं। अब ये सवाल बहुत बार पूछा गया है तुम्हारे, समझे? तो अब तुम देखो यहाँ Cl लगाओगे, तो जब यहाँ Cl, अब ये दोनों मिथाइल एक जैसे हैं तो इतना तो तुमको हिंट रहेगा ही। तो एक बार यहाँ लगा दीजिए, ये दोनों एक ही तरह का प्रोडक्ट देंगे, तो अब यहाँ पे ना लगाओ, ठीक? इधर लिख देते हैं, वीडियो नहीं ऑन होगा। जो लोग घर में सो रहे होंगे ना, उनको एक बार मिल जाएगा पढ़ने को। तो जैसे मान लिया ये है, अब यहाँ पे जब मोनोक्लोनेशन करोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मोनोक्लोर डेरिवेटिव, हाउ मेनी मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आर ऑब्टेन्ड। एक आध बार तो उन्होंने लिख दिया कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो थोड़ा हिंट मिल जाता है, तो उसमें तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये नहीं भी लिखा है हाउ मेनी मोनोक्लोर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब तुमको पहले स्ट्रक्चर बना के और ऑप्टिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल जो भी केस हो, दोनों भी हो सकते हैं। देखो इसमें दोनों होंगे, समझे? रिंग में तो दोनों होते हैं ना। तो अब आप देखो, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ब्यूटेन ज़्यादा जो पूछा गया, और ये आने वाला होगा जो अब अभी लिखा था हमने, क्योंकि जैसे जैसे भाई लोग ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं तो वो एक आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। कठिन थोड़ा है वो भाई, जहाँ तक तुम 6 गिन रहे हो तो तुम्हें 8 गिन लो। वो जो चाहते हैं कि इनको स्टीरो आइसोमर का आइडिया है कि नहीं, बस। और आपको तो हम पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ा चुके हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड इट कंटेन्स ए कायरल सेंटर, देन ओवरऑल इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इन फॉर्म ऑफ रसिमिक मिक्सचर। 2 बनेंगे फिर। तो अब आप बताओ, यहाँ लगाओ Cl। तो अगर इस तरह के सवाल को तुम बीट करते हो तो अच्छी बात है भाई। अब तुम यहाँ Cl लगाओ, और ये मिथाइल डिफरेंट है, तो आप देखो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। स्ट्रक्चर तो 4 बनेंगे, लेकिन मेरे बच्चों अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये तुमको ध्यान देना है, तुमको कायरल सेंटर बनाने हैं। तुमसे खाली स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव पूछा जाए तो 4 हो गया आंसर। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड? 4 व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज क्लोरीनेटेड। लेकिन अभी कायरल सेंटर देखो, यहाँ कायरल सेंटर है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये नहीं है बेटा, मिथाइल मिथाइल सेम। तो आप बताओ ये इसके कितने बनेंगे? 2। इसके भी कितने बनेंगे? तो टोटल 6 हो जाएंगे, समझे? ये और एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा सवाल जेईई में पूछा गया था, सवाल तो यही था, हमने कल कॉपी में करवाया था, और तुम लोगों को, जिन लोगों को छूटा है, मैं जैसे यही सवाल था। क्वेश्चन यही था, ये देखो एक बार फिर से हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन आप लिख लेना, जिन लोगों ने नहीं लिखा है। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है ना, और ये आईआईटी में पहले, और इस तरह के सवाल 100% पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया उन्होंने। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, ये इसकी संख्या m थी, इसकी n। कल कराया था हमने क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ m एंड nr, तो ये आईआईटी में बहुत पहले, ये था।
पटेल, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। 2 आंसर। और ये 3 मिथाइल, अब 3 मिथाइल पेंटेन में भी तुम यही कर सकते हो। फिर 3 मिथाइल पेंटेन में तो आप बताओ, इसमें M तो अभी बताया था, M देखो ऊपर ही लिखा है, कितना आ जाएगा यहाँ 6। लेकिन बेटा एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यू मस्ट बी रिमेंबर्ड, हम तो पहले ही पढ़ा चुके हैं बच्चों। एनेंशियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। तो तुमको टोटल तो 6 मिलेंगे, लेकिन जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या ये दोनों अलग हो पाएंगे? क्या प्लस माइनस अलग हो पाएंगे? तो फ्रैक्शन तुमको 4 ही मिलेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ना लिखा हो आप नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एनेंशियोमर सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हम पहले भी लिखवा चुके हैं तुमको, और आप यहाँ लिख लेना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर M is 6। हर्षवर्धन देखो तुम्हारे लिए हमने पूरा रिपीट करा दिया है। हाँ, और तुम अगर कल प्रेजेंट होते तो हम रिपीट नहीं करते, इट इज़ ओनली ड्यू टू यू। हाँ हाँ, पूरा रिपीट कराया है। निर्भय एब्सेंट हुए तो हम रिपीट ना कराते, क्योंकि अक्सर विदा हो जाते हैं। तो अब बेटा समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरी कॉपी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कल हम भूल गए बेटा, ये वीडियो लेक्चर भी नहीं इसका बन पाया, तो अब इसको तुम दोबारा देख नहीं पाओगे कल वाले लेक्चर को। तो इसलिए जो है ये हमने तुमको 10 मिनट 15 मिनट देखो एक्स्ट्रा बता दिया। ये 2 सवाल का सलूशन अभी हम नहीं दे रहे हैं, कि जिससे जिन लोगों का छूटा हुआ वो लोग करके देख ले पहले। तुम डिफरेंट जगह बिना डरे डिफरेंट जगह CL लगा दीजिएगा, फिर तुम आइसोमर चेक करिए ऑप्टिकल। और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल, अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब ये जो NCERT के सलूशन, तो सब लोग कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, हम ये कहेंगे कि हम नहीं पढ़ाते हैं, लड़के खुद पढ़ ले रहे हैं। वो तुम्ही से लगवा देंगे, पूरे 4-5 दिन का समय देंगे, बैठेंगे हम यहाँ, थोड़ी और अच्छी कुर्सी, हम 2-4 मिनट सोएंगे उसी, अब तुम लोग हल करते चलो। जहाँ कोई डाउट होगा तो कोई हमसे पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शुरू करेंगे ना, सब इन्हीं का यूज होगा। हमसे आत्मिक मिश्रा पिछले 25 सालों से कोई पूछ नहीं रहा है, तो हम ज़बरदस्ती क्यों बता देंगे? भाई हमसे कोई पूछेगा तब तो पता है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमसे बच्चे कभी पूछते नहीं, और कई बच्चे हैं जो हमसे कहते हैं कि हम क्या पढ़ें सर, वो खाली हमारा रिवीजन का दोबारा कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। अब आपने तो हमको इतना पढ़ा रखा, सिलेक्शन नहीं हुआ है, नंबर कम आए, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब हम केमिस्ट्री में और क्या पढ़े हैं? तो सर आप ही क्लास में बैठ के सोते रहेंगे, उसमें बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे कुछ तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं पढ़ ही नहीं सकते, कहीं दूर जाएंगे नहीं वो। ये वो अभी हम जब पूरा ख़त्म करेंगे ना, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक थोड़ा समझने वाला, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री जहाँ आ जाएगी तो थोड़ा आप चाहे मुश्किल कह लो या समझना कह लो, चाहे जो कह लो, हाँ ठीक है ना। पर तुमको अलर्ट रहना है। अगर उन्होंने अब पेंटेन ही दे दिया, पेंटेन के N पेंटेन,
भाई नीट में अगर आसान पूछना होगा तो एन पेंटेन दे देंगे कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाइए, तो तुम 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो बनाओगे। अब उसमें कायरल सेंटर चेक करोगे, ठीक, जहाँ कायरल सेंटर होगा उसको 2 में गिन लोगे। इस वाले सवाल में अभी जो 3 मिथाइल पेंटेन, इसमें एक ही में 2 कायरल सेंटर थे। आईआईटी वाले इस तरह से पूछ लेते हैं। ऐसा ही अब जैसे इस वाले में, इसमें 2 कायरल सेंटर आ जाएंगे 1 2, जब Cl तुम 2 नंबर पे लगाओगे तो आ जाएंगे 2 कायरल सेंटर, नॉट डिविजिबल। इस वाले आइसोमर में 2 कायरल सेंटर जब इस वाले में करोगे, उसमें भी वही है। तो जब तुम यहाँ Cl लगाओगे यहाँ पे, तो बताओ 2 कायरल सेंटर नहीं आ जाएंगे, और नॉट डिविजिबल, तो 2 की पावर 2, इसमें अकेले 4 बन जाएंगे, ठीक। और सुन लीजिए सुनील, जो तुमको हम कल तुमको बक्स दिया था, मारा नहीं था, लेकिन तुमको मारते कल हम, क्योंकि देखो हमारे बच्चे ऐसी गलती नहीं करते। अब जैसे ये है, तो ये कायरल सेंटर तो नहीं है, हम तुमको पढ़ा चुके हैं कि इवन मेंबर रिंग में, लेकिन बेटा ये ज्योमेट्रिकल तो शो करेंगे, इसके 2 होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल होंगे, तो 2 में गिनेंगे। अब तुम 2 नहीं गिन रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, अच्छा देखो, जो बच्चे 3 बच्चों ने 720 और 200 बच्चों ने 700 से ऊपर नंबर अचीव किया है, तो वो चाहते हैं हम तो उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं कि एटलीस्ट केमिस्ट्री में 45 में 45, 44, 43, 40 तक तो करो ना। तो 40 से नीचे क्यों आ रहे हो, जब हम पढ़ा रहे हैं पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम रिवाइज भी करा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने, जो लोगों ने कल अटेंड नहीं किया था, उनके लिए हमने पूरा रिवाइज करा दिया, और हम 2-3 लेक्चर फिर रिवाइज करा सकते हैं। आप जब 2-4 लोग इसमें कहेंगे कि सर ये हिस्सा कम समझ में आया, हम फिर उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हम कोई आलू प्याज तो बेच नहीं रहे हैं कि नहीं आज रेट ज़्यादा हो गए हैं, हम नहीं, अब उस रेट पे हम कैसे दें। तो हमें समझाना, हमारा कोई बैंक बैलेंस तो कम नहीं हो जाएगा कि हमने दोबारा पढ़ा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अभी टाइम में है हम लोग, तो किसी कंटेंट को दोबारा पढ़ा देंगे, तिबारा पढ़ा देंगे, अल्टीमेटली हमारी पढ़ाई तुम्हारे लिए है। तो अगर तुमको समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। तो किसी को भी कहीं कोई कंटेंट जो इम्पॉर्टेंट हो, तुमको लगे कि नहीं ये हिस्सा जो है अलग से भी पढ़ सकते हो, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये थी फ्री रेडिकल में, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो बच्चों, जहाँ से सवाल आते हैं हम तो उन्हीं चीज़ों पे आते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में 2 डिफरेंट इंटरमीडिएट बने, खासकर फ्री रेडिकल, और कल हमने बताया था कि फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव, तो मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट रेडिकल बने, जैसे हमने मीथेन का हेलोजिनेशन, तुमने अगर वो पेज स्निग्धा पढ़ा था नहीं पढ़ा था, प्रगति तुमने तो पढ़ा नहीं होगा, तो इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है भाई, पढ़ा था तो पढ़ा था। तो उसमें एक जगह एक लाइन लिखी हुई है कि कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, उसमें लिखा है उस पेज में, यही नहीं पढ़ा होगा तुमने। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि क्या मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन भी बनता है, इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि उसका रीज़न नहीं दिया उन्होंने, ये तो तुम पे छोड़ा, क्योंकि आप पूरा पेज जब पढ़ोगे तब समझ जाओगे। तो उसी बात का जस्टिफिकेशन हम भी बताने जा रहे हैं आपको कि अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा डिफरेंट इंटरमीडिएट रेडिकल बने, तो नो डाउट उनका क्रॉस कॉम्बिनेशन का मतलब डिफरेंट रेडिकल फॉर्मेशन, मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। कभी भी अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट रेडिकल बने, then their cross combination leads to the formation of maximum product, but we cannot avoid their self combination and leading to the mixture of product। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन बहुत बेहतर नहीं मानी जाती। अब आप देखो, सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब डाइमराइजेशन,
क्योंकि रेडिकल इतने अनस्टेबल होते हैं कि मान लिया 100 रेडिकल इसके बने, 200 इसके बन गए। अब ज़्यादातर तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कोशिश होगी कि भाई 60 मॉलिक्यूल इसके 60 इसके कंबाइन हो जाएं, लेकिन उतनी ही देर में इसके जो 40 बचे या इसके जो 40 बचे उसमें 20-20 डाइमराइज हो गए, समझे? तो वी कैन नॉट अवॉइड दी, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, वो तो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। माइनर प्रोडक्ट वो भी बन सकते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज रेडिकल आर वेरी अनस्टेबल। इसीलिए तो स्टेबल रेडिकल ढूंढे जाते हैं पहले। तो पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये माइनर प्रोडक्ट होंगे, ये मैक्सिमम। लेकिन हमसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा कि कितने प्रोडक्ट बने, तो बेसिकली 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और भी एक आध बन सकते हैं, वो अब हम बता नहीं रहे हैं, इस लेवल पे तुमसे पूछे नहीं जाएगा, समझे? तो ये ड्रॉबैक कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए फ्री रेडिकल की। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा डिफरेंट फ्री रेडिकल बने तो हम 3 प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, तुम ज़्यादातर बुक में एक ही लिखा जाता है, वो एक्चुअली मैक्सिमम लिखा होता है, बट वी कैन नॉट अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट, स्पेशली डाइमेरिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, लिख लीजिए। तो अब हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको 2 रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसी पे बेस्ड है, लिख लो। अगर रिएक्शन में एक से ज़्यादा डिफरेंट फ्री रेडिकल बने तो उसमें कई प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, और एटलीस्ट 3, जैसे 2 रेडिकल बने 3 बन जाएंगे। अब 3 रेडिकल बने तो फिर बहुत सारे बनेंगे, AB का क्रॉस कॉम्बिनेशन, AC का, BC का, इस तरह फिर उनके डाइमर, बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। जल्दी लिख लो। सेल्फ कॉम्बिनेशन, इसलिए फिर तुमने पढ़ा नहीं बिटिया, जो है तुमने पढ़ा नहीं। मीथेन के हैलोजिनेशन में ये एक लाइन लिखी हुई है, हैं? देखा है कि नहीं तुमने? हाँ हाँ, नहीं, निकालो किताब, हाँ बिल्कुल निकालो किताब, क्योंकि ये पूरा तुमको जो है पढ़ना है कम से कम 25 बार। हाँ, अगर पूरे 100% नंबर लाने हैं केमिस्ट्री, क्योंकि जब पूरा जब इसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये देखो लास्ट लाइन देखो लिखा है, पूरा पढ़ा है ना तुमने। द अबव देखो लिखा हुआ है, मैकेनिज्म हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो इथेन बनाया कि नहीं बनाया, पूरा पढ़ो, है ना। और आयोडीनेशन क्यों नहीं हो सकता, है ना, और नहीं हो सकता तो कैसे किया जाएगा, ये सब हम कहीं ना कहीं हम भी लिखवाएंगे ही। नोट कर लिया, लिखो। ड्यूरिंग द रिएक्शन if during the reaction if more than one different free radicals are obtained, more than one different free radicals are obtained, more than one different free radicals are obtained, then their cross combination will give maximum product, then their cross combination will give maximum product, then their cross combination will give
maximum product. But their self combination will also take place and leads to minor product. But their self combination will also take place. But their self combination will also take place and leads to minor product. Leads to minor product. As a result, mixture will form. तो जरा एक रिएक्शन लिखो. लिखो, एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं. अब आगे एल्केन में फिर वुड रिएक्शन नहीं पढ़ाएंगे हम. ठीक, लिखो. एज ए रिजल्ट मिक्सचर विल फॉर्म. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा. लिखो, व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल. व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether, in presence of dry ether, in presence of dry ether solvent, in presence of dry ether as solvent, then alkane will form. Alkane is formed. ठीक, एल्केन बन जाएगा. मीथेन कैन नॉट बी obtained. Methane cannot be obtained. भाई मीथेन नहीं बना सकते. ठीक, दिस रिएक्शन इज यूज टू इंक्रीज. एक लाइन और लिख लो. दिस रिएक्शन इज यूज टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम in the conversion. Number of carbon atom in conversion. पहले तो रिएक्शन लिख लो. लिख डालो. एल्किल हैलाइड होना चाहिए. आर एक्स हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन. कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है तो अवॉइड करते हैं. और लिखना तो बहुत आसान है भाई. ऐसे गर्दन उड़ा दीजिए दोनों तरफ. ठीक है ना. वो तो लिखना तो जैसे रटते आए हो. ये तो नर्सरी से रिएक्शन पढ़ाई जाती है. एल्केन बनाने की मेथड्स में पढ़ते हो भाई, है ना. अब कपलिंग, इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं. दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हो, इसीलिए मीथेन नहीं बना पाते हो.
और आपको देखो रेडिकल बनाने हैं तो ड्राई ईथर होना चाहिए, और ईथर ड्राई होना चाहिए। ड्राई का मतलब क्या होता है? ड्राई का क्या मतलब होगा हर्षवर्धन? हाँ, मॉइस्चर ना हो। तो मॉइस्चर से क्या नुकसान है? अगर मॉइस्चर है तो क्या नुकसान? मॉइस्चर अगर होगा तो हम दूसरे दिन रिएक्शन कर नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, विदा हो जाएंगे। अगर बेटा ईथर में मॉइस्चर रहा हो, तुमने सोडियम डाल दिया तो आग नहीं लगेगी, एक्सप्लोजन होगा। ईथर इज हाईली इन्फ्लेमेबल देन पेट्रोल, मोर देन पेट्रोल। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और ईथर में अगर तुमने सोडियम डाला और ईथर में कहीं मॉइस्चर रहा, सोडियम कैचेस फायर विद वाटर, और ईथर में अगर आग लगेगी तो आग नहीं लगेगी। हमने बताया जैसे तुम यहाँ हाँ, यहाँ तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो नीचे जो लोग बैठे होंगे वो भी हाँ उसके राउंड में आएंगे। हाँ, और ऐसे CDRI में तो हम तो 5-6 साल रिसर्च किए, तो ऐसे ओकेज़न 1-2 बार हमारे सामने भी आए हैं, पर होशियारी से हम बच ही गए हैं। तो वो सब ओकेज़न आते ही रहते हैं, इसलिए भाई रिसर्च लैब में आपको अलर्ट। और ये जो अभी पढ़ रहे हो इसका यूटिलाइजेशन यही तो है। आप लोग ये ना सोचो नहीं डॉक्टर नहीं बनेंगे तो ये ख़त्म हो, भाई साइंस है। आपके मेंटल स्ट्रेंथनिंग हाई स्कूल इंटर से ही तो होता है। आजकल जो ये मर्क कंपनी और लैंस्टर और ये सब कंपनीज होती ना, ये लेबल लिख देंगी, जो ये सॉल्वेंट बेचती हैं तो उस पर लिख देंगे सुपर ड्राई, लेकिन कभी भरोसा नहीं किया जाता है। पहले उसको 10 ml बीकर में थोड़ा निकाल लिया जाता है और एक सरसों के दाने के बराबर सोडियम उसमें डाला जाता है, और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो रही तो अलर्ट हो जाइए। फिर उसमें सोडियम डाल मत दीजिए, फिर पहले उसको डिस्टिल करिए कि अगर मॉइस्चर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ईथर 35 डिग्री, ईथर बाहर आ जाएगा, और थोड़ा 10-20 ml बचे छोड़ दीजिए उसको। ये तो बहुत सुपर हाई प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, अदरवाइज। अच्छा, जहाँ तक साइंटिफिक बात है तो बेटा सोडियम रिएक्ट हो जाएगा। भाई तुम्हारा तो यही आंसर होगा कि बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो सोडियम तो ख़त्म हो जाएगा वो, लेकिन हाई प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। और ये बेटा ये सब रिएक्शन जब की हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही थी, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस समय कोई मेथड्स नहीं होते थे। तो इन लोगों ने एक तरीके से, ये लोग सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओपनर कहलाते थे। ग्रिग्नॉल रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना, ये सब उस समय शुरुआती दौर में दी जा रही थी। अब कोई वुड्स, अब किसी को इथेन बनाना तो वो वुड्स क्यों यूज करेगा? वो ग्रिग्नॉल्ड बनाएगा। एल्किल हैलाइड इजीली अवेलेबल होता है, इथाइल क्लोराइड, उससे ग्रिग्नॉल्ड से बना लीजिए। तो ये है। लेकिन जब पहले मेथड ही नहीं होते थे, लोगों को आइडिया नॉलेज ही नहीं था, तो भाई ये एक एक करके ही तो भाई किसी ने एक रिएक्शन बनाई तो लोग उस रिएक्शन को ऑथेंटिक मानते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। कोई दूसरी चीज़ बन गई, फिर और इम्प्रूवमेंट और मैकेनिज्म लगाई गई। तो ये हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपका बोर्ड लेवल की बात बता दें। अगर दोनों एल्किल हैलाइड सेम है तो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा या हाइड्रोकार्बन, और अगर दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट हैं तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, या 8 नंबर कह लीजिए, 8 नंबर ऑफ कार्बन। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ? 8 नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, ये देखो दोनों बराबर हैं। अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो दोनों सेम नहीं हैं, और इसको ब्रेक करोगे तो आप देखो डिफरेंट नहीं है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन में तुमको 2 एल्किल हैलाइड डिफरेंट लेने पड़ेंगे, और सिमेट्रिकल एल्केन में एक ही एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो आपको खर्च कम होगा ना, आपको तो एक ही रिएक्टेंट लेना है। ठीक, बाकी क्या ड्रॉबैक है अभी हम आ रहे हैं उस पर। पहले इस रिएक्शन को इंटर लेवल पे तो तैयार करो। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन।
राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन बाय यूजिंग वुड्स मेथड। राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन। और ये एल्केन है भाई, इतने सारे लिख लो। तुमको कम लग रहा हो कि सर तो बहुत कम दे रहे हैं तो और बढ़ा दें, नहीं इतने तो लिखो कम से कम। इनकी प्रॉपर इक्वेशन लिखो। और एक्स बेटा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लिख दो। और दोनों में एक्स चाहो एक ही लिखो या अलग अलग भी लिख सकते हो। तो जैसे तुमको इथेन बनाना है तो बताओ, ये सब लिख डालो जल्दी से। लिख डालो जल्दी, लिख डालो। अरे इथेन प्रोपेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बिस साइक्लोहेक्सेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ वुड जो रिएक्शन, अभी और कौन सी रिएक्शन पढ़े हो? एल्केन बनाने का पहली रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, तो वुड से बनाओ। ठीक, तो आप रिएक्शन लिख डालो बस, आपसे जितना कहा जाए उतना काम करो। तो जैसे इथेन बनाना चाहते हो तो 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लोगे या एक ही एल्किल हैलाइड लोगे? भाई इथेन तो इक्वल है, सिमेट्रिकल है। इथेन तो पटेल मिथाइल क्लोराइड ही तो लोगे। इथेन बनाने का प्रगति क्वेश्चन बोलो, कब बोलोगी? नहीं तुम स्टॉप करो, पहले तुम इथेन का ही लिखो तुम, और तब न लिखो। छोड़ो, तुम एको काम अपने आप नहीं करोगी, फायदा क्या उतारने से? मत उतारो, उतने उतारो जितना तुम अपने आप कर सको। हमें तुम इथेन का तुम जब तक घंटे में उतारोगी तब तक सर आगे बढ़ जाएंगे। तुम लोग अंदर इच्छा ये रहती है तो ये इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। पहले लिखो। इसलिए था संजना कौन सी इक्वेशन बनेगी बताइए, कोई बोल नहीं रहा आप? हाँ बोलो इक्वेशन, हाँ बोलो। CH6 बस, और उसमें क्या है? प्रगति अभी तक जो है ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद किसी रैली में जाना होता है तो प्रगति लीडर बनती, उपाध्यक्ष। सब लिख डालो अपने आप। जब ये सिंबॉलिक रिएक्शन तुमको यूज़ करना है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब देखो इथेन ये है, तुमको तो ऐसे स्प्लिट कर दो भाई, दोनों हिस्से R सेम हैं? तो बस चाहे क्लोराइड ले लो चाहे ब्रोमाइड ले लो। ब्रोमीन सबसे बेस्ट होता है वैसे, फ्री रेडिकल आसानी से बनते। हाँ सॉल्वेंट जरूर लिख देना और कोशिश करना कि ड्राई भी लिखो। एक बार जाइलिन में हम लोग धोखा खा गए थे। जाइलिन, अब ये सब कंपनियां लिख के अब रखे भी मॉइस्चर आ जाता है तो 2.5 लीटर। तो जाइलिन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 100। तो उसमें लिखा हुआ था सुपर ड्राई। तो जो सॉल्वेंट सुपर ड्राई आते हैं उनमें सोडियम, क्योंकि हम लोग तो भाई यूज़ करना है, मान लिया 10 ml निकालना, तो आप तो ढक्कन को ओपन कर देते हो तो उतने में मॉइस्चर जा सकता है। तो उससे बचने के लिए उसमें सोडियम वायर डाल दिए जाते हैं और रख दिया जाता है। तो सोडियम वायर डालना भी अपने आप में खतरे से खाली नहीं होता है, उसको चेक किया जाता है। और उसको हम लोगों ने चेक नहीं किया और डायरेक्ट सोडियम वायर डालने लगे। और सोडियम वायर, सेवई की मशीन देखे हो कभी? जैसे सेवई नहीं बनाई जाती मशीन, उसमें अपना आटा डाला जाता है और उसके बाद घुमा दिया तो उसमें सोडियम डाल के उसको घुमाया जाता है तो सेवई की तरह फाइन वायर निकलते हैं। सोडियम बेटा मैले आसानी से, सोडियम सॉफ्ट होता है तो उसमें डाल दिया। तो जैसे ही वो मशीन, हमारे जो टेक्नीशियन थे ना, चौधरी जी थे टेक्नीशियन, तो उन्होंने कहा ना, वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा ना
तुम ये मशीन घुमाओ, ताकतवर आदमी हो तुम घुमाओ, और हम नीचे जो है फ्लास्क लगा के बैठेंगे। तो जान गए थे कि अगर मान लिया कहीं ऐसा कुछ हो तो हम, तो जैसे ही हम थोड़ा बहुत सोडियम गया तो उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ हुआ रिएक्शन, बस चौधरी जी ने तुरंत फ्लास्क हटा लिया। और नहीं तो जाइलिन भी भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन जाइलिन, उसमें भी आग लग जाती है, पर जाइलिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो उतना खतरा, स्पॉन्टेनियस खतरा नहीं हुआ। नहीं बाकी दूसरा कोई सॉल्वेंट होता तो फिर आग लग जाती है, फिर भाग पाते तो भागते, नहीं तो फिर तो ऐसे ही पेट्रोकेमिकल कंपनीज में जो कभी कभी कैजुअलिटी होती है तो उसमें क्या होता है, 1 मिनट नहीं मिलता फिर बचने का। तो लिख लिया, पहले तो इसको लिखना सीखो, हम चाहते हैं ये लिखना सीखो पहले तो। ये देखिए, हाँ प्रोपेन का बताइए, प्रोपेन का बताओ तुम लोग, प्रोपेन का बताओ प्रगति, प्रोपेन का बताओ। 2 सेकंड, हाँ बताओ, हाँ बोलो। तो कब तक लिखोगी, कुछ घंटा मिनट बताओगी? लिख डालो, अभी हम वेट कर रहे हैं, तुम बताओ। अच्छा, और इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा अंडर रूट लेना है क्या इसमें? हाँ, इसमें क्या करना है, इसमें स्नीजा क्यूब रूट या लाग वाग लेना है क्या? हाँ, तो बताओ इसमें क्या करना है भाई, इसमें तो ब्रेक कर देना है। कहाँ लिखा है? हाँ प्रगति दिखाओ, ना बोलना चाहो दिखाई दो। नहीं हमको दिखा दो, हाँ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पूरे क्लास का नुकसान ना करो बच्चा, जल्दी दिखा दो। ये हाल है। हाँ लिखा तुमने? तो हमें तो नहीं ठीक ठाक लग रहा है, दोनों तरफ तो एक ही तुमने लिख रखा है, इधर भी मिथाइल क्लोराइड है, उधर भी है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, वो तो प्रोडक्ट है दो। इसमें इथेन बनाने में तो हमको एक ही मोल लेना पड़ा, लेकिन अगर हम प्रोपेन बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों एल्किल हाइड सेम लेंगे या डिफरेंट? अब तो डिफरेंट लेंगे, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग लिखा है कि नहीं तुमने? हाँ तो क्या लिखोगी बताओ, अब इससे आसान और क्या हम पूछे तुमसे? इसीलिए तो बताइए, ये टाइम हमारा जो जा रहा है इसमें जाता है, और क्या भाई, वो आप लोग करते नहीं जो घंटे भर से। अरे जब हमने कहा इसको करना है तो तुरंत टूट पड़ो, गलत सही तो आगे की बात है, पहले आप उसमें आओ तो। इसलिए ये जो कोर्स नहीं पूरा होता इस वजह से, और टीचर फिर यहाँ पे भाई अब उनको तो पूरा करना होता है, वो तुरंत ख़त्म कर देंगे, जैसे नाम लिखा वुड्स रिएक्शन, ख़त्म हो गई वुड्स रिएक्शन। अब तुमको मूली गाजर चुकंदर का क्या पता है कि कौन से सवाल आते कौन से नहीं आते, क्या सिलेबस है क्या नहीं है? तुम तो कह दोगे हाँ वुड्स, सर ने वुड्स का नाम तो लिखवाया था, सर ने माला भी पहना दी थी वुड्स रिएक्शन, तुम तो खुश, तो वो सवाल आते ही नहीं। तो जब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, सुन लीजिए सब लोग, अनसिमेट्रिकल एल्केन या 8 नंबर एल्केन होगा, ऐसा एल्केन जिसमें 8 नंबर में कार्बन हो, या अनसिमेट्रिकल, सबसे आसान है अनसिमेट्रिकल, उसमें 2 डिफरेंट एल्किल हाइड लेने पड़ेंगे। तो अगर तुमने एक तरफ CH3Br लिया या क्लोरीन लिया तो दूसरी तरफ क्लोरोइथेन, या दोनों अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसा क्या है, वो तो 2 मोल लेने लेते हैं, या 2 लिखा नहीं जाएगा, वो एक बार बैलेंस करके लिख रहे हैं हम, या एक ही लिख दो भाई। और जानते हो ये सोडियम ब्रोमाइड ईथर में थोड़ा सॉल्युबल होगा, एक कारण ये भी होता है कि जो सोडियम ब्रोमाइड प्रोडक्ट बन रहा है इनऑर्गेनिक, वो सेपरेट आउट होने लगता है, प्रेसिपिटेट होने लगेगा एप्रोटिक सॉल्वेंट में,
नॉन पोलर सॉल्व, ईथर लेस पोलर है, तो ये सेपरेट होने लगता है सोडियम ब्रोमाइड। तो इससे क्या होता है, रिएक्शन ज़्यादा स्मूथ होती। खैर ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही होंगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक ये भी ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का। अगर यहाँ पानी ले लो, एक तो पहली बात तो पानी में रिएक्ट हो जाएगा, ईथर की जगह वाटर ले लें तो हो गए नहीं रिएक्शन, कि सोडियम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसमें एक ही लेना पड़ेगा या दो लेना पड़ेगा? हाँ, इसमें तो भाई और एक बात ध्यान दीजिए, लिखते समय अभी हम सबकी कॉपी चेक करें तो हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कई झापड़ मारने पड़ेंगे तो हम थक जाएंगे, इसलिए। तो यहाँ बी आर लगाना है तुमको। जहाँ गुफरान आजम कहाँ लिखे हो, दिखाओ जरा। नहीं, दूसरी वाली लिखो, तीसरा कहाँ लिखे हो? लिखो भाई, कब लिखोगे? देख रहे हो ये बहानेबाजी। नहीं लिखो, तुरंत लिखो। हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो। तुमने लिखा बेटा? हाँ लिखो। बाकी दुनिया ने तो लिख रखा है, और लिखा तुम लोगों ने। देख लो, ये है हाल भाई। देखिए, तुम डर क्यों रहे हो भाई? अब ये सिमेट्रिकल है, बांट दो। हम दो एल्किल हैलाइड क्यों लेंगे डिफरेंट? हम तो एक ही, और बेटा एक एल्किल हैलाइड में ही बस ऐसे लिख दो। अब उसमें तुमको दो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है दो, समझे? इसी के दो। ये तो अभी तुमको भाई बोर्ड जैसा, अगर बोर्ड जैसा पढ़ना है तो एक आध बार अभी हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। ये है, देखिए, वही लिंकेज होना चाहिए। और अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो फिर सही नहीं होगा। अगर एन प्रोपाइल ले लिया तो फिर कैसे सही होगा? फिर तो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। दोनों सेम लेने, ये ड्राई ईथर। तो आप इसमें डरो नहीं, सबसे पहली बात तो। और अभी हम मैकेनिज्म भी बताएंगे। तो जब आप इसमें लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अब पहले डीपी सिंह मुर्दाबाद, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, केमिस्ट्री समझ में आएगी? एक रिएक्शन हाई स्कूल की लिखने कह रहे हैं, वो लिख नहीं रहे हो, केमिस्ट्री समझ में आएगी? बहानेबाजी, ऐतिहासिक बहानेबाजी। केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, फरिश्ते भी नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। गंधर्व, नर, किन्नर, देवता, गण, सब लोग पढ़ा हुए हैं। जब आपको इसको लिखना नहीं है, अब लिख नहीं पा रहे हो, अब बहानेबाजी कर रहे हो कि नहीं सर अभी लिख रहे हैं, लिखेंगे। 10 मिनट हो गया है, अभी नहीं लिखा जा रहा है। यह है पढ़ाई का आलम। सीधा तुमको देखना है कि अगर दो अगर अनसिमेट्रिकल है तो दो डिफरेंट लेंगे, बस। इतनी छोटी छोटी बातों में इतना टाइम इस क्लास में अगर जिसने लिखा नहीं है भाई, फिर तुमको जो है फिर और पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो एग्रेशन होना चाहिए तुमको, चाहे कुछ ना होए। तुमको हमने कहा कि ऐसे लिखना है, जुड़ जाओ, फिर आप करेक्ट कर लो। तो ये है, आप हिम्मत ही नहीं दिखाओगे। अब जैसे ये है, जैसे ये नखास की तरफ कितने कौन से लोग रहते हैं, हमको बेटा चलना है वहाँ से तोता लाना है। वहाँ एक चिड़िया बाज़ार है ना, बहुत बड़ा है, पूरे बताते बहुत बड़ा, पूरे भारत का सबसे बड़ा पक्षी बाज़ार है। तो वहाँ हमको कई गौरैया, तोता,
मैना भी लाना सही कबूतर। हम सोच रहे हैं कि हर जगह लटका दें, और ये पढ़ा हुए हैं हम, पहले जो पढ़ाएंगे ना तो वो पहले बोलेंगे। हाँ, तोता पहले बोल पड़ेगा, नहीं हाँ वुड रिएक्शन। हाँ, ये इतना टाइम लग रहा है। अगर सिमेट्रिकल एल्केन है तो ऐसे ब्रेक करो, और इसमें बस खाली उसमें होशियारी तुमको क्या करनी, जहाँ ब्रेकिंग हो वहीं हैलोजन लगाना है, ये ध्यान रखो तुम। तो अब देखो ये सिमेट्रिकल है, हमको इतना टाइम लगना चाहिए इसमें। हाँ, ये बात ध्यान रखना है तुम्हें, जहाँ बी आर लगाओ। अभी वैसे हम इंटरमीडिएट बता देंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए लिख लोगे। तो अब ये बात तुम दिमाग में बैठा लो कि सिमेट्रिकल अगर है तो एक ही एल्किल लाइट की नीड होगी, अगर अनसिमेट्रिकल है तो दो डिफरेंट एल्किल लाइट चाहिए हमको। जैसे देखो ये आखिरी, ये देखो ज़रा, जैसे देखो, क्या इसमें एक एल्किल लाइट से काम बनेगा? नहीं बनेगा। हमको इसमें दो डिफरेंट चाहिए, चाहे जैसे ब्रेक करो, चाहे ऐसे ब्रेक करो या ऐसे ब्रेक करो। तो ऐसे ब्रेक करोगे बेटा, ठीक है कपलिंग है, दो छोटे छोटे एल्किल लाइट को हम जॉइंट कर दे रहे हैं। ऐसी रिएक्शन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका स्थान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल को बनाना। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि कपलिंग तो हो रही है, लेकिन दो अलग अलग एल्किल लाइट लेना पड़ेगा, और ड्रॉबैक पे भी हम आ रहे हैं। अब देखो, जैसे ये ब्रेक किया तो बी आर यहाँ होना चाहिए, और दूसरी तरफ बी आर इधर होना चाहिए। इसको लिखने में इतना टाइम लगेगा। हद हो गई भाई। और फिर आप कहो कि नहीं हमको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही। पहले शुरू में ये हर साल ही लड़के समझ नहीं पाते कि ये सामने वाले कितने बड़े मदारी हैं। दो चार जो छोटे मोटे सांप आप होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं। ये हम तो पूरा साल भर हिसाब लेंगे ना, और अभी तो हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। फिजिकल जब पढ़ाएंगे ना तो पूरे बोर्ड से सवाल लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और ये तो बढ़िया है कि यहाँ दो बोर्ड है तो कम से कम 25 सवाल उसमें लिखेंगे, 25 इसमें लिखेंगे, और फिर हम वहाँ बीच में खड़े होंगे तो तुरंत तमाचा मारेंगे। तो ये तो हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तभी तो लड़के पूरे 100% नंबर लाते हैं। हाँ, अब देखो, अब ज़रा ध्यान से, कि तुम लोगों ने तो यही इतना गिरावट का मंजर पेश किया कि इसको लिखने में आधे घंटे लगा दिए। तो अब जो असली बात तुम्हारे लेवल पे जानी चाहिए वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। बेटा, वुड रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, समझे? ये तुम्हारे यहाँ बहुत पहले पूछा जा, अब क्यों नहीं यूज़ किया जाता है तो इसका मैं रीज़न तुमको बताने जा रहा हूँ। तो पहले किसी एक हम ले लें सिमेट्रिकल एल्केन, एक अनसिमेट्रिकल, दोनों का मैकेनिज्म लिख के दिखाते हैं, ठीक? और बेटा मैकेनिज्म बहुत एक्यूरेट हम नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा बहुत अपनी लिबर्टी लेंगे जिससे तुमको समझाया जा सके। क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट जो वुड ने मैकेनिज्म दी वो लिखेंगे तो तुम लोग सो जाओगे थोड़ी देर में, तो वो नहीं। तो पहले ये रिएक्शन लिखते हैं, ठीक? देखो मेरे बच्चों, और पहले इथेन की मैकेनिज्म है ना, और एक एक करके जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें अच्छा ये जैसे आज पढ़ाया जा रहा है तो आज ही इसको पढ़ डालो, और कल हमारे सामने बोलो आके कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो भी बोल दो एक बार भाई, थैंक्स कह दो कि हाँ सर थैंक यू, ठीक?
और नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। दोनों चीज़ें, और दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे हो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो। खाली पेरेंट पे दबाव बना रहे हो। तो आप देखो, बेटा सोडियम, पोटेशियम और जो भी आप नर्सरी से तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS पढ़ते चले आ रहे हो, तो जो ऊपर वाले मेटल होते हैं बड़े रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम इज़ ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? ये मेटल इलेक्ट्रॉनों के सोर्स होते हैं। और एल्किल हैलाइड देखो ज़रा, अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म से थोड़ा हट के लिखेंगे, ठीक? एग्जैक्ट मैकेनिज्म लिखेंगे ना तो फिर तुमको उतना समझ नहीं आएगा। देखो, पहले जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ठीक? ऐसा होता नहीं है, पहले ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, तो अल्टीमेटली वही आएगा। लेकिन अब तुम देखो, ये बेटा आइसोलेट नहीं होता है। क्यों? नॉट आइसोलेटेड। मैंने कहा ना कि ये इसीलिए लिखा नहीं जाता ये, लेकिन तुमको समझाने के लिए कि भाई पहले Br हटा, अब बेटा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए आइसोलेट नहीं होता क्योंकि उसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कैटायन कैसे आइसोलेट होगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो 6 से किस में बदल जाएगा बताओ? 7 में बदल जाएगा नहीं? बताइए। मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस Br-, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये भाई तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल रखा है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमने आपको लिखवाया था कि रेडिकल स्टेबलाइज्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट। अब दूसरी बात, हाँ तो बताइए मिथाइल फ्री रेडिकल बना है नहीं बना? अब हमने तुमको क्या बताया कि अगर कोई दूसरा फ्री रेडिकल नहीं है तो ये अपने से ही कंबाइन हो जाएगा, ठीक? अब आप जरा इसकी मैकेनिज्म देखो, देखो सब लोग प्रोपेन की मैकेनिज्म लिखते हैं। ये रिएक्शन है, ये है प्रोपेन। मेरे बच्चों इसमें तो भाई 2 रिएक्टेंट हैं। सोडियम का काम क्या है? सोडियम तो इलेक्ट्रॉनों का सोर्स है, सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक? चाहे 2 लिखो चाहे ना लिखो। अब पहले Br निकला, CH3+ बना जो कि आइसोलेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लेके CH3 फ्री रेडिकल में बदल गया, ठीक? दूसरा ये वाला जो रेडिकल है एल्किल हैलाइड है, इसमें भी यही होगा। पहले भाई Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, लेकिन कार्बोनियम आयन आइसोलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं, उसी में सोडियम डाल रखा है, तो ये भी फ्री रेडिकल में बदल गया। अब आप देखो, अगर किसी भी रिएक्शन में 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल बने तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या होगा? क्रॉस कॉम्बिनेशन। भाई क्रॉस कॉम्बिनेशन तो प्रोपेन बन जाएगा, तो ये तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हुआ, ठीक? लेकिन क्या हम इनके सेल्फ कॉम्बिनेशन को रोक पाएंगे? तो इनका सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होगा, इथेन बन जाएगा, इसका भी सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा, तो बताओ ब्यूटेन नहीं बन जाएगा? और बेटा 3 तो प्रोडक्ट बने हैं, चौथा अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, सोडियम तुमने बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बोनाइन बन जाएगा, और कार्बोनाइन बेस होता है, और बेस से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इथाइल ब्रोमाइड में होगा, तो 1-2% एथिलीन भी मॉनिटर्ड होती है, ठीक? पर ये 3 तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इन दी प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन more than 1 different free radicals are generated.
इन द अनसिमेट्रिकल प्रिपरेशन। आप समझ गए ना? अगर दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लोगे, जैसे आपने लिया मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो भाई सोडियम की प्रेजेंस में, और वैसे तो ये एक ही साथ इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सीधा, तो फ्री रेडिकल आ गया। देखिए यहाँ माइनस हो गया। अब दूसरा जो है CH3CH2Br, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक किया तो ये दोनों यहाँ चले गए, तो क्या बन गया भाई? ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस हो गया, है ना? और यहाँ 6 बचे थे, एक ये और आ गया, तो कितना हो गया? 7। तो आप बताओ, दो डिफरेंट रेडिकल बने कि नहीं बने? अगर दो डिफरेंट रेडिकल बनेंगे तो क्या होगा? उनका क्रॉस कॉम्बिनेशन भी होगा, उनका सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होगा। मिक्सचर ऑफ एल्केन विल फॉर्म। और बेटा एल्केन का मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एल्केन में लगभग बॉइलिंग पॉइंट्स आसपास होते हैं, तो उनको फिजिकल मेथड से अलग कर पाना। पेट्रोल में क्या होता है भाई, जो रॉ पेट्रोल होता है एल्केन का मिक्सचर ही तो है, तो वो आके प्यूरीफाई होता है, समझे? तो इसलिए उसकी कास्ट बढ़ जाती है। नहीं तो रॉ जहाँ से एक्सट्रैक्शन पेट्रोल निकाला जाता है वो तो बहुत सस्ता होता है, तो मिक्सचर होता है, उसी में डीजल केरोसिन सब मिक्सचर होता है, उसको प्यूरीफाई करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन से कास्ट बढ़ जाती है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। तो आप देखो, अगर एक ही एल्किल हैलाइड है तो एक ही रेडिकल बनेगा, और वही आपस में कंबाइन होकर एल्केन बना देगा, ठीक, डबल हो जाता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट रेडिकल एल्किल हैलाइड होंगे तो क्या होगा? दो डिफरेंट फ्री रेडिकल बनेंगे, तो उनका क्रॉस कॉम्बिनेशन भी होगा और उनका सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होगा, तो एटलीस्ट कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? अगर दो एल्किल हैलाइड है, 3 तो बनेगी, 3 से एक आध ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है ना, कार्बन आयन के थ्रू। तो ये है, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन इस मेथड से सुटेबल नहीं है। उर्ज मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन, अदरवाइज वी विल गेट द मिक्सचर एंड सेपरेशन विल बिकम डिफिकल्ट। लिख डालो, दोनों के पहले मैकेनिज्म लिखो, फिर हम लिखवाते हैं। लिख डालो, और कल 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लाएंगे, तुमको देना होगा, ठीक है ना? हाँ, पर डे 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। इसलिए था तुमको भी देना, तुमको 15 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। ये आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इतने तुम्हारा टाइम खत्म होता चला जा रहा है। पूरा रिवीजन करो, इधर देखो पहले, पूरा रिवीजन। हाँ, और कल हम तुम्हारी पूरी कॉपी देखेंगे, ठीक? जितना हमने IPSC शुरू से पढ़ा है वो सब पूरा रजिस्टर सहित कल हमको दिखाओ, ठीक? हाँ, और जो लोग नहीं कॉपी दिखा पाएंगे, इनके जो ये बैग दिए गए हैं ज्यूटर के, ये हम वापस ले लेंगे। हाँ, इसमें लौकी तुरई और सब्जी लाएंगे इसी के लिए। हाँ, लिख डालो काउंसलिंग जल्दी से। पहले बेटा ये मैकेनिज्म लिखो, ठीक? पढ़ाई नहीं करते हो। तुम मूर्ख काउंसलिंग, ये कैसे लिख रहे हो? अरे भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, प्लस कहाँ लिखा है? वो प्लस कहाँ लिखा है? तो बिहार में प्लस, बिहार में तो कहीं प्लस ही नहीं, जबरदस्ती प्लस लिख रहे हो।
अरे बी आर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले ये यहाँ आ गया, ऐसे लिख लो CH3 प्लस है प्लस बी आर माइनस। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में Cl आयन कहाँ है? ये E है। सोडियम जरा देखो ये E है, इन्होंने E बनाया, ये बहाने कौशल है तो काफी लोग हैं। मन होता तो मैं बुलडोजर चलवा दी। ये लिखो E पे माइनस लिख ले, क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस लिखोगे, तुम Cl माइनस ही लिखे थे। हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन E पे माइनस नहीं लिखा जाता, E में तो E है, लिखना चाहो लिखो, उसमें क्या चलो। तुम वैसे क्वेश्चन बताते समय जल्दबाजी नहीं करते हो, रिलैक्स रहते हो, देखते समय जब जल्दबाजी करोगे जिसमें एक दूसरी केमिस्ट्री तैयार होगी। पूरा टाइम दे रहे हैं, इतना से लिखो। बच्चा समझ में आ रहा है? नहीं अभी फिलहाल थोड़ा वो जो समझ रहा है ना, आएगा तो पूछ लिया तो मैं तुम्हारी ड्यूटी जा रहा है, जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ना आपको पूछो। ये देखो आधुनिक ने हमारे खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, गुफरान हमारे खिलाफ धरने बैठ गए, हम तो समझा नहीं पा रहे सर। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम? विपिन। विपिन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। समझ आ रहा है नहीं? अभी तुम जो है पढ़ाई घर पे ज़्यादा देर पढ़ते हैं, तो घूमते होंगे और तो और काफ़ी लखीमपुर का पूरा मूड बना होगा। अरे हम लोग एक रिफिल खरीदने के लिए रिफिल कहीं IT चौराहे के आसपास नहीं खरीदते थे, रिफिल रामा बुक डिपो अमीनाबाद में खरीदते थे। अब समझ लीजिए 30 पैसे की रिफिल उस समय मिलती थी, तब ये पेन इतने तो आते नहीं थे, तो पेन में रिफिल हम लोग ले आते थे। तो रिफिल की हमको 20 पैसे की मिलेगी, उसके लिए 2 रुपये टेम्पो दे देते थे और अमीनाबाद जाके वहीं से रिफिल लाते थे। ये है कि स्टेशनरी अमीनाबाद में तुमको सबसे सस्ती मिलेगी, लेकिन अब तो भाई अमीनाबाद पहुंचना बड़ा कठिन काम है, बड़ी भीड़ है। अमीनाबाद में 2-3 घंटे तुम जाओगे ना, तुमको लगेगा हमको किसी ने किडनैप कर लिया है। 6 महीने तुम 6 दिन 6 घंटे आप अपने को किडनैप समझो अमीनाबाद में। तो अगर लेकिन हाँ स्टेशनरी सबसे अच्छी वहाँ मिलेगी, उससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अब इतनी भीड़ होती ना, वहाँ पहुँचने बड़ा कठिन काम है। और हम जो चोर बाजार कह रहे हैं ना, नक्काश में एक बाजार लगती है, वो शायद रात में लगती है, इसलिए 4 बजे या 5 बजे लगती है। और वहाँ पे तुमको रफ बेटा किलो में मिलेगा। ये जो रफ है ना, ये इस तरह के रजिस्टर, ये तुमको वहाँ केजी में मिलेगा। तो वहीं से हम लोग लाते थे। और अब तो नक्खास रोड पे इतने भीड़ ही होती है कि जाने बड़ा कठिन काम है। लेकिन पहले हम लोग अपना साइकिल आते 2-3 किलोमीटर पैदल चल लिए, तो मेडिकल कॉलेज तक जाने के बाद मेडिकल कॉलेज से 3-4 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहाँ तक हम लोग पैदल चले जाते थे। तो वहाँ से बढ़िया तुमको रफ, तो जो लोग उधर रहते हो हम लोग वहाँ से रफ लो। भाई तुमको स्टूडेंट लाइफ में और क्या खर्चा है, तुमको बढ़िया रफ चाहिए, बढ़िया पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम जो है अपना ला सकते हो।
हम जब CDRI में रिसर्च करने गए तो हमको हमारे गाइड ये नहीं जान पाए कि ये नालायक लखनऊ का ही है। हमको वो समझे कि कहीं बाहर से आए हैं। तो हमको पहले हजरतगंज में कहे DP सिंह बैठो स्कूटर पे। हमने कहा ठीक है सर बैठते हैं। तो वो स्कूटर चलाते थे, हम बैठ लिए पीछे। कहे तुमको पहले हम खाने के 1-2 रेस्टोरेंट, तो पहले तो हमने सोचा कि बता दें कि सर हम लखनऊ में गलियां एक जानते हैं और हम यहीं रहे हैं। तो वो ही हमको नहीं जानते थे कि हम लखनऊ के लोकल। तो वो हमको मद्रासी रेस्टोरेंट एक अंदर यहाँ है, तो तुम लोग अभी नहीं जानते होंगे, यही प्रिंस कॉम्प्लेक्स के बगल में डोसा का शायद सबसे पुराना रेस्टोरेंट, और आज भी, अब तो हम 2-3 साल हो गया करीब नहीं गए वहाँ, लेकिन शायद आज भी हमको लगता है उनसे बेहतर डोसा कोई नहीं देता होगा। अगर वो लोग, अब उनकी पीढ़ियाँ बदल गई होंगी भाई। 1970 में फर्स्ट लखनऊ में वो डोसा मद्रासी के नाम पे ही वो यही है, यही प्रिंस कॉम्प्लेक्स उस वाली रोड पे। तो हमको गाइड स्कूटर से वहाँ ले गए। हमको खिलाया तो नहीं उन्होंने कि आ गए हैं तो बैठ के हमको खिला दे। तो हम तो बड़े खुश हुए कि मद्रासी रेस्टोरेंट जा रहे हैं लग रहा, क्योंकि हम तो भाई हमको सब रास्ता हमको सब पता ही था। तो हम तो बड़े खुश हुए कि हमको ले जा रहे हैं, लग रहा हमको खिलाएंगे यार। तो उन्होंने बस वही उधर अशोक वो वाला जो रोड मेन हजरतगंज वाला रोड, वहीं जो है दिखाया जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है, उसी जगह है वो उनका मद्रासी। तो वहीं दूर से बताया DP सिंह सबसे बढ़िया डोसा, सबसे सस्ता यही मिलता है। तो ऐसे हमको 2-3 जगह, फिर अमीनाबाद में हमको रफ रजिस्टर जहाँ मिलता है, वो तो खैर हमको 1-2 जगह ऐसी जगह ले गए जहाँ हम भी नहीं जानते थे। तो अमीनाबाद तो बहुत भाई एशिया की सबसे बड़ी बाज़ार मानी जाती है। हर टाइप का सामान तुमको, हवाई जहाज़ भी तुम बना सकते हो अमीनाबाद में, हवाई जहाज़ का भी तुमको सामान मिलेगा। अगर पार्ट्स खरीदोगे तो वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ये है। लेकिन अब वहाँ भाई एक तो जानकारी नहीं होती और रीचेबल नहीं, तो वो हमको ले गए। खैर वो हम भी नहीं जानते थे, वो हमको ऐसी जगह ले गए 3-4 मंजिल चढ़ के। तो हमको लगा कि यहाँ अगर आग वाग लग जाए तो भाई भाग पाना मुश्किल है। लेकिन वहाँ ले गए, फिर वहाँ हमको उन्होंने बताया कि हमने देखा तो दंग रह गए कि यहाँ कापी किताब की दुकान है। तो उन्होंने कहा DP सिंह यहाँ से रजिस्टर खरीदा करो। हमने कहा बताइए भाई, स्टेशनरी का अमीनाबाद बहुत बड़ा गढ़ है, तो इसलिए तुमको रफ बढ़िया चाहिए, तुमको रजिस्टर बढ़िया चाहिए, तुमको कॉपी बढ़िया चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होंगी तब तुम्हारा भाई पढ़ाई करोगे तभी तो चाहिए। नहीं पढ़ोगे तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको कंडक्टर की तरह एक पन्ना चाहिए केवल, अब वो कभी नहीं ख़त्म होगा। ये है। तो जब भाई पढ़ाई करोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो क्या है। ये देखो समझ में आ गया। इसलिए बेटा वुड रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रोपेन बनाने के लिए नहीं यूज किया जाता। वुड रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन, समझे। अनसिमेट्रिकल एल्केन और सिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज़ करते हैं। अब आजकल तो भाई वुड रिएक्शन से बेहतर रिएक्शन हम लोगों को पता है, ग्रिग्नॉल रिएजेंट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है एल्केन बनाने में। और एल्केन जैसे पेट्रोल के साथ भी कई सारे एल्केन आइसोलेट हो जाते हैं, तो वहाँ से। लेकिन अब ये मेथड नहीं यूज़ किए जाते, पर ये मेथड ओपनर थे उस समय, समझे। तो लिख लीजिए, फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, जल्दी करो बच्चों कोर्स तुम्हारा हो जाए जिससे। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन unsymmetrical alkane cannot be prepared by Wood's method. Unsymmetrical alkane cannot be prepared by unsymmetrical alkane cannot be prepared by Wood's method because
because more than one different free radicals are obtained, more than one different free radicals are obtained, which leads to the formation of more than one different alkanes, which leads to the formation of more than one different alkanes. ठीक, and separation will become difficult. Separation will become different. As a result, this reaction cannot be used for the preparation of unsymmetrical alkane. As a result, this reaction cannot be used for the preparation of unsymmetrical alkane. एक बात बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब जैसे तुमने मैकेनिज्म सीखी तो अब तुम मैकेनिज्म के सहारे प्रोडक्ट लिखना सीखो। अब तुम्हारे लिए फ़ायदा है भाई। आप बताओ, ये लिख लिया तुम लोगों ने? अब देखो ज़रा, अब जैसे तुमसे कहा जाए कि इसका प्रोडक्ट लिखो, देखो ज़रा, जैसे Na ईथर दिया जाए और तुमसे कहा जाए प्रोडक्ट लिखो, तो पहली बात अब ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, RX है, उसमें सोडियम अगर लोगे तो क्या होगा, रेडिकल ही तो बनेगा। इसको बेटा लिखना सीखो और रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो RR बन जाएगा। ये लिखना सीखो, जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ रेडिकल होगा। तो यही है बस, अब ये सीखना है तुमको। जैसे इसका प्रोडक्ट लिखना है भाई, ऐसे दो थोड़ो लिखा रहेगा कि तुम कोई चुकंदर सलाद बना रहे हो, तुम गर्दन काट दिए फिर जोड़ दिए, ऐसे तो ऐसे लिखा रहेगा। तुमको तो आइडिया लगाना है कि इट इज़ द वुड रिएक्शन एंड इन द वुड रिएक्शन रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड। तो आप पहले इंटरमीडिएट लिखो। अब जैसे ये इंटरमीडिएट बन गया, अब रेडिकल स्टेबल है तो बेहतर रिएक्शन होगी। देखो स्टेबल है कि नहीं। अब इसी के दो मोल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो यही फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यही लिख दो, डाइमर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये लिखना सीखो, समझे? मैकेनिज्म का ये मतलब है, लिख डालो। मतलब जहाँ तुम इंटरमीडिएट, जहाँ तुमने देखा सोडियम ईथर, तो बस तुम मैकेनिज्म लिखना सीखो। इसको लिख डालो जल्दी से, बैठी क्यों हो, इसको लिख डालो। क्या तुम लोग पागल भी हो क्या तुम लोग, हैं? ये अभी हम देखो एक स्टूडेंट को फ़ोन करते हैं, साइकेट्रिक से प्रोफेसर है, एम्स, भूल गए थे अभी हम बस जस्ट निकले क्लास में, तुरंत बुलाएंगे कि पहले आओ बेटा तुम यहाँ पहले देखो। हमारे यहाँ कई स्टूडेंट पागल हैं, उनको पता नहीं कि हम पागल हैं, तो जैसे पता हो जाएगा तो फिर हम उनको थोड़ा थेरेपी बताएंगे। एक दूसरे के एक झापड़ मार दिया करेंगे तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट एक आध और देखो ज़रा बच्चों, इसी वुड रिएक्शन में। अब देखो उस समय भाई ये बेहतर है नहीं बेहतर है उससे नहीं मतलब, उस समय की रिएक्शन है जब एक हैलाइड, भाई उस समय तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ही हो रहा था। अगर एक हैलाइड एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब हैलाइड डायरेक्ट लगा हो बेंजीन से, और एक एलिफेटिक, ठीक, तो इस रिएक्शन को उर्ज-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। उर्ज-फिटिक। अगर दोनों एरोमेटिक हैं तो देखो ये तुम्हारे नीट में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन, तो उसको फिटिक कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा हो, लेकिन यानी कि बेंजीन हो और 2 बॉन्ड बाद हाइड्रोजन लगा हो, तो इन जनरल फिर उसको नहीं कहेंगे। भाई देखिए, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एल्केन में और क्या पूछा जाता है, और जो हाइड्रोजनेशन के स्टेप में हमने तुमको बताया, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट पहले ही पढ़ा चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट है ना। इसको बेटा फिटिक रिएक्शन कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें थ्योरेटिकल आ जाती, और फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल बनता है। और फ्रैंकलैंड ने इसका मॉडिफिकेशन किया, इस रिएक्शन को जिंक ले लिया। अब देखो जिंक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होती है, तो जिंक के साथ डस्ट ले लीजिए, एसिटिक एसिड डाल दीजिए, एथेनॉल ले लीजिए। जिंक भाई स्टेबल मेटल है, सोडियम की तरह थोड़ो, लेकिन सब कुछ मैकेनिज्म वही, रेडिकल। इसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। बाइफिनाइल बनाने का एक और बेटर मेथड था, कॉपर ले लिया गया। तो कॉपर ले लोगे तो कॉपर और लीस्ट रिएक्टिव है, तो थोड़ा और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लिया गया, डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। या डीएमएसओ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। ईथर का तो बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत कम होता है। अब इस रिएक्शन को तुम 35 डिग्री ज़्यादा हीट नहीं कर सकते, तो हमको भाई अब कॉपर, अब यहाँ तो मेटल रिएक्टिव था सोडियम, लेकिन कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है, स्टेबल मेटल है। ये बेटा अल्माइनन रिएक्शन कहलाई, मोर बेटर मेथड देन फिटिक, ठीक है ना। हाँ, ये सब नेम रिएक्शन है। ठीक 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 ठीक, बस इतना काफ़ी, सेंटर पे रखो। सबसे ज़्यादा बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज्यूटर इंस्टीट्यूट के वीडियोस, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बहुत, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काफ़ी लोगों ने देखा है। हाँ, बच्चे भाई, स्टूडेंट को फ़ायदा मिले तो बढ़िया है, तो हमारी पढ़ाई सफल है, बच्चों को फ़ायदा मिले। ये जो केमिस्ट्री पोल्यूशन है, ये ठीक हो धीरे धीरे। ये जो पूरे हजरतगंज में केमिस्ट्री में एक पोल्यूशन फैला हुआ है, तो वो पोल्यूशन जो है हम लोग दूर कर रहे हैं। फिजिक्स में पोल्यूशन है, बायोलॉजी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ दूर किया जा रहा है। पहले तो आपका स्ट्रेन जो है ना, वो हटाया जा रहा है, नहीं तो यहाँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाते जा रहे हैं, कोर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा है।
पूरी पीएचडी की केमिस्ट्री पढ़ा दी जा रही। अब बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हर तरीके, तो वो हम चाहते हैं कि अच्छे से अल्माइनन रिएक्शन, कापर लिया जाता है अल्माइनन में, कापर मेटल कैन बी यूज्ड। फ्रैकलैंड में जिंक मेटल लिया जाता है, CuI2 है। जल्दी ले लो बेटा, ये ख़त्म हो जाए। तो इससे तुम्हें फ्री रेडिकल का अंदाज़ा लगेगा कि आपस में डायमराइजेशन। और बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन ज़्यादा है नहीं कोर्स में, वुड रिएक्शन और ये सब रिएक्शन और कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, और एक हम तुमको एल्कीन में पढ़ाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। 4-5 रिएक्शन है गिनी चुनी फ्री रेडिकल की। और अब तुमको समझ में आया कि मीथेन के हैलोजिनेशन में ईथेन क्यों बन जाता है, क्योंकि मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, उसका आपस में भी हो सकता है। अब उसको पढ़िएगा वो पूरा पेज। और हर फ्री रेडिकल में इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, आगे कहीं आएगा मैकेनिज्म लिखेंगे। नोट कर लो बेटा, अल्माइनन में आयोडाइड हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉपर +2 फिर कॉपर +1 में आगे डिकम्पोज हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं। आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड नहीं होते, तो बेहतर है कि आयोडाइड हो तो बेहतर है, समझे। रिएक्शन ब्रोमाइड में भी होगी, पर आयोडाइड हो तो ज़्यादा बेहतर है। लिखो, इफ वन हेलाइड इज एरोमेटिक, one halide is aromatic and other is aliphatic, रिएक्शन हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तुमको ये नहीं कहीं लिखा मिलेगा कि एल्केन, आज एल्केन की तिथि है, वो तिथि नहीं, क्योंकि पेपर में तो लिखा नहीं जाता है। पेपर में कहीं ये तो नहीं लिखा होता कि अब एल्केन के 2 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, है ना। लिखो, इफ वन हेलाइड इज एलिफैटिक एंड अदर इज एरोमेटिक देन, अरे भाई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, मेडिकल में कोई ठिकाना नहीं है। एक बार बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और ये सब कहीं हेडिंग डलाई नहीं, और सर ने एंड कर दिया केमिस्ट्री। तो हम खैर बड़ी उसमें दूसरी कोचिंग में थे, तो वहाँ सर ने कहा कि तुमको क्वेश्चन के सलूशन से मतलब है कि ये जात पात और बिरादरी और चैप्टर और इनसे तुम्हें मतलब, तुम्हें आंसर आने से मतलब। लड़के इसी में जो है क्षोभ से भर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं किया इन्होंने, ये हट के क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमने पीएचडी इसीलिए तो की है। 3-4 लड़के, ये मैं तुमको सही बता रहा हूँ, ये कंप्लेन किया कि सर ने कहीं अल्कोहल नहीं डलाया, कहीं एल्डिहाइड कीटोन, कहीं अमाइड, कहीं चैप्टर का नाम ही नहीं डलाया, और आज तो ख़त्म कर दिया सर ने। तो आप बताइए, एक तो हमने यही बताया, हमने कहा ये बताओ पहले तो एनसी, ये बताओ तुमसे रिएक्शन छूटी कौन सी है जो हमने ना पढ़ाया हो भाई, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताओ कि एग्ज़ाम में कहाँ दिया रहता है कि अल्कोहल में 2 क्वेश्चन आएंगे, अब अल्कोहल का सेक्शन है, अब एल्डिहाइड कीटोन का सेक्शन, वो तो। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे कैरेक्टरिस्टिक कह लो या ड्रॉबैक कह लो या मिक्स सवाल आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटेन जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप स्ट्रेस पढ़ोगे नहीं। वो फ्री रेडिकल
की प्रॉपर्टी को कहाँ मिक्स कर दें आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक में जाना होगा। 4 रिएक्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहले बेटा आपको 5 कंडीशन जो हमने लिखवाई हैं कि प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट, ये बहुत रेयर है। और ये भी लिखवाया है कि नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड मेटल आयन। देखो सब में मेटल आयन लिए गए नहीं लिए गए, मेटल या मेटल एटम है कि नहीं बताओ, लिख लीजिए। इफ़ वन हैलाइड इज एलिफैटिक एंड अदर इज एरोमेटिक, then reaction is called as Wurtz-Fittig reaction. Then reaction is called as Wurtz-Fittig. If both the halides are aromatic, if both the halides are aromatic, both the halides are aromatic, then reaction is called as Fittig reaction. Reaction is called as Fittig reaction. Reaction is called as Fittig reaction. Biphenyl is formed. Biphenyl is formed in this reaction. A more better method a more better method to obtain biphenyl is the Allmannen reaction. Allmannen reaction, Allmannen ने लिखवा रहे गुफरान, ULL MANN, Allmannen reaction in which aromatic halide is treated with copper metal copper metal in presence of high boiling aprotic solvent. Aprotic solvent like DMF, DMSO, like DMF, DMF बेटा डाई मिथाइल फार्मामाइड, DMF लिखो तो DMF लिखा तो है पूरा फुल पार। हाई बॉइलिंग तो बॉइलिंग है, सॉल्वेंट हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक DMF, ठीक, DMF सॉल्वेंट होता है। अब आगे कहीं आएगा सॉल्वेंट भी पूरा बता देंगे। ये देखो NN डाई, ये है DMF, NN डाई मिथाइल फार्मामाइड, ये एप्रोटिक है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसका। अब भाई बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग तुम सॉल्वेंट चुनोगे ना। अब ईथर में ही अगर डाईथाइल ईथर 32 डिग्री होता बॉइलिंग, अब 32 डिग्री पे रिएक्शन कहाँ होती, तो ऐसे ईथर लिए जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का 70 डिग्री होता है, तो THF ले लिया जाता है लैब में ज़्यादातर। लिख लिया, लिखो, इफ़ इन प्लेस ऑफ सोडियम मेटल, इन प्लेस ऑफ सोडियम मेटल if zinc metal is used in place of sodium metal, if zinc metal is used, then reaction is called as Frank-Land reaction. Reaction is called as Frank-Land reaction. और एल्केन के प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर की बुक में जरा वुर्ज मेथड पढ़िएगा, ठीक। कल कार्बोनियम आयन बताएंगे। एक रिएक्शन इसमें और है, मूड होगा तो यहीं समझा देंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस में भी फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक। तो इस पर अलग से भी सवाल आते हैं, वो भी बता देंगे। तो बेटा जो है कल जो है कार्बोनियम आयन, पढ़ाई करो।